Very good evening to all of you. This is Nikita here from LearnX Nursing. मैं LearnX Nursing के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ. आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्सेट PYQ सीरीज नंबर 24. स्टार्ट करते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 1. अ न्यू बॉर्न, जस्ट अ मिनट. ओके. अ न्यू बॉर्न हैज बीन डिलीवर्ड विद अ मेनिंगोमाइलोसिल. ठीक है, एक न्यू बॉर्न है जो डिलीवर हुआ है मेनिंगोमाइलोसिल. ठीक है. द नर्सरी नर्स शुड पोजीशन द न्यू बॉर्न. एंड ऐसे पेशेंट को, जो नर्सरी की नर्स है, एनआईसीयू की नर्स है, वो पेशेंट को किसकी पोजीशन में देगी? उस न्यूबॉर्न को क्या पोजीशन देगी? प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, साइडलाइन पोजीशन और दी सेमी फाउलर पोजीशन. सी, जो मेनिंगोमाइलोसील है वो क्या है? दैट इज अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. ठीक है. अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में कैसा होता है? एक होता है एंटेरियर एंड डिफेक्ट और एक होता है हमारा पोस्टेरियर एंड डिफेक्ट. एंटेरियर एंड डिफेक्ट में हमारा क्या आता है? जो कि ब्रेन बनाता है. ठीक है, जिसमें हमारा क्या, कौन सा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आता है? एनेन्सेफेली. पोस्टीरियर एंड डिफेक्ट में हमारा क्या आता है? स्पाइना बाइफिडा. अब ये स्पाइना बाइफिडा कैसे होते हैं? दो होते हैं. एक होता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, एक होता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका. ठीक है. स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में क्या होता है? एक सर्कुलर मास ऑफ हेयर होता है. ठीक है. इसमें क्या होता है? ओनली सर्कुलर मास ऑफ हेयर. ठीक है. कोई प्रोट्रूशन पार्ट नहीं होता. कोई भी पार्ट जो है एक बेबी का, वो प्रोट्रूटेड नहीं होता, उभरा हुआ, बाहर निकला हुआ नहीं होता. ठीक है. नो एनी प्रोट्रूशन. एक क्या होता है? स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका. अब स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में क्या आता है? मेनिंगोसील. अब मेनिंगोसील में क्या होता है? ओनली अवर मेनिंजेस विल प्रोट्रूड आउट. मेनिंजेस जो है वो स्किन के इस तरीके से बाहर आएंगे. ओनली मेनिंजेस. ठीक है. एक होता है हमारा माइलो मेनिंगोसील और एक इसी को हम कहते हैं मेनिंगो माइलोसील. इसमें क्या क्या प्रोट्रूड होता है? सी, इसमें आपका मेनिंगोमाइलोसील में मेनिंजेस भी होंगे. ठीक है. साइड बाय साइड जो स्पाइनल कैनाल है, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसका भी प्रोट्रूशन यहाँ पर होता है. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था? देखो, मेनिंगोमाइलोसील वाला पेशेंट है. ठीक है, यानी कि समझ लो ये उसका ब्रेन है. ठीक है. इस तरीके से आगे जाके दिस पार्ट इज कंप्लीटली प्रोट्रूटेड, उभरा हुआ पार्ट है ये बाहर की तरफ. तो आप कौन सी पोजीशन दोगे? प्रोन, सुपाइन, साइडलाइन और दी सेमी फाउलर. यस, वी विल गिव प्रोन पोजीशन. क्यों देंगे हम प्रोन पोजीशन? बिकॉज अगर ये प्रोट्रूटेड पार्ट रप्चर हो गया तो सीएसएफ लीक होगा, सीएसएफ लीक होगा तो ब्रेन हर्निएशन होगा. सो प्रोन पोजीशन दी जाती है बच्चे को विद द मेनिंगोमाइलोसील टू प्रिवेंट द ब्रेन हर्निएशन. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम ये क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है. नर्सिंग केयर ऑफ द इन्फेंट. ठीक है. प्रायर टू सर्जिकल क्लोजर ऑफ मेनिंगोमाइलोसिल वुड इंक्लूड. आप एक इन्फेंट की नर्सिंग केयर कर रहे हो जिस पेशेंट की मेनिंगोमाइलोसील के लिए सर्जरी प्लान की गई है. तो जब आप मेनिंगोमाइलोसील प्लान की हुई, सॉरी, एक बेबी जिसकी की मेनिंगोमाइलोसील की सर्जरी प्लान की गई है, तो वहां पे आप क्या पर्टिकुलर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करोगे? यू विल कवर दैट सैक विद द ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग. आप एक ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग से उस सैक को कवर कर दोगे जो कि इस तरीके से उभरा हुआ पार्ट है.
आप कवर कर दोगे सैक को विद द सलाइन सोक्ड स्टेराइल ड्रेसिंग, आप उसके ऊपर कोई ड्रेसिंग अप्लाई नहीं करोगे और उसको ओपन रहने दोगे, या फिर आप एस्पिरेट करोगे एनी फ्लूइड फ्रॉम द सैक। यस, व्हाट वी विल डू, यस, हम कवर करते हैं उस सैक को विद द सलाइन सोक्ड ड्रेसिंग। हम उस ड्रेसिंग को कभी भी ड्राई नहीं रखते। इफ ड्राई स्किन और दी जो सैक है वो रप्चर हो जाएगा, ठीक है। सो हम हमेशा क्या करना है, हमें कवर करके रखना है मेनिंगोमाइलोसील के सैक को विद द सलाइन सॉफ्ट स्टेराइल ड्रेसिंग। वी ऑलवेज व्हाट वी कैन से वी ऑलवेज अप्लाई मॉइस्ट ड्रेसिंग, ताकि हम ड्राइनेस को प्रिवेंट कर सके, बिकॉज अगर ड्राइनेस हुआ तो वो सैक रप्चर हो जाएगा, एंड अगर वो सैक रप्चर हो गया तो उसमें स्पाइनल कैनाल भी इन्वॉल्व है एंड पेशेंट कैन लीड टू क्रिटिकल कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, the normal ratio of systolic diastolic pulse pressure is, रेशियो पूछा गया है सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर का। 1:2:3, 2:3:4, 4:3:2 और 3:2:1। सी, सिस्टोलिक कितना होता है 120, डायस्टोलिक कितना होता है 80, और पल्स प्रेशर क्या होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक दैट इज 40। ठीक है, अगर अब हम इसका रेशियो निकालते हैं तो कितना होता है 1:2:3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3:2:1। इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम लीवर टू एडिपोज टिश्यू इज द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिपोप्रोटीन्स। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो हमारे बॉडी में लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, तो कौन सा लिपोप्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रॉम लीवर टू एडिपोज टिश्यू। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमारे बॉडी के ऐसे कौन से लिपोप्रोटीन हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लीवर से एडिपोज टिश्यू की तरफ। समझा? ओके। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। जो हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स को फ्रॉम टिश्यू टू लीवर। ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यूज टू लीवर। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होता क्योंकि हमको तो एडिपोज टिश्यूज तक पहुंचाना है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है, उल्टा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू टिश्यूज, पर यहाँ पे एग्जैक्टली एडिपोज टिश्यू दिया है क्या, नहीं। नो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करते हैं, इंटरमीडिएटली बीच बीच में काम करने का। लास्टली हमारा क्या बचा, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, सो ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का काम क्या होता है, पहले तो ये सिंथेसाइज होते हैं लीवर में, देन ये लीवर से एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में ट्रांसफर किए जाते हैं एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, राइट डाउन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, synthesize in liver, then liver transfer endogenous triglycerides into adipose tissues। ठीक है, सो टोटल हमारे पास कितने ट्राइग्लिसराइड सॉरी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड फ्री फैटी एसिड्स। ठीक है, जिसमें से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू द टिश्यू। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यूज टू द लीवर।
देन वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का काम क्या होता है, पहले तो खुद ब खुद लीवर में अपने आप को सिंथेसाइज करना एंड देन लीवर से एंडोजिनस ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाना एडिपोज टिश्यू में। सो कौन सा लिपोप्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर ऑफ ग्लिसराइड फ्रॉम लीवर टू द एडिपोज टिश्यू, दैट इज फ्री वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्मल in an infant with 2.8 kg birth weight? ओके, एक 2.8 kg बर्थ वेट का इन्फेंट है, उसमें नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेट गेन ऑफ 300 ग्राम टिल 3 month, increase in length of 25 centimeter in a year, anterior fontanel's closure by the 6 months, weight under 75th percentile and height under 25th percentile. सी एंटेरियर fontanel closure by 6 months आपका आंसर नहीं होता, and weight under 75th percentile and height under 25th percentile also not comes if the baby's weight is 2.8 kg birth weight। ठीक है, ये दो पैरामीटर तो आपके वैसे ही कट हो गए। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 2.8 kg वेट है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ 0 to 3 months में बर्थ वेट ऑफ द बेबी, ठीक है, तो कैसे स्टार्टिंग का जो 3 months होता है, कैसे बेबी का वेट इंक्रीज होता है, इट इंक्रीजेस 25 to 30 ग्राम पर डे इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर मैं इसके हिसाब से कैलकुलेट करती हूँ तो मुझे अप्रोक्स कितना मिलेगा, 700 to 900 ग्राम पर मंथ। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, 700 से 900 ग्राम पर महीना, और यहाँ पर क्या दिया गया है कि वेट गेन हो रहा है 300 ग्राम टिल 3 months। सो ये आपका आंसर गलत होता है। अब क्या बचा लास्ट, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर इन एन ईयर। अब देखो, एवरेज लेंथ एट बर्थ कितनी होती है, 45 सॉरी 50 सेंटीमीटर, समवेयर इट रिटर्न एज 45 सेंटीमीटर ऑल्सो। ठीक है, 1 ईयर पे कितनी होती है, इट इज 75 सेंटीमीटर। कितने का डिफरेंस हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो एक साल में कितने लेंथ इंक्रीज हो रहा है, 25 सेंटीमीटर। तो क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, एक 2.8 kg बर्थ वेट वाले इन्फेंट के लिए, दैट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर इन एन ईयर। Clear? Again, I'm repeating what is normal in an infant with 2.8 kg birth weight. ठीक है, उस बेबी का वेट गेन होगा 300 ग्राम टिल 3 month, नहीं हो सकता, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली पर महीना कितना वेट बढ़ता है, 700 to 900 ग्राम। तो 3 months तक के 300 ग्राम इज वेरी लेस। अब 25 सेंटीमीटर इन एन ईयर इंक्रीज इन लेंथ, यस इट इज राइट, बिकॉज एवरेज लेंथ कितनी होती है 50, 1 ईयर पे कितनी होती है 75, कितने का डिफरेंस है 25 सेंटीमीटर। सो 25 सेंटीमीटर इन अ ईयर इंक्रीज होती है एक बेबी की लेंथ फ्रॉम द बर्थ वेट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a 3 month old baby came with the complaints of deafness, defect in vision and patent ductus arteriosus, which of the following is the diagnosis? 3 months बेबी है, ठीक है, 3 months बेबी है मतलब क्या है, इन्फेंट है। ठीक है, अब उस इन्फेंट में क्या क्या मिल रहा है हमको, डेफनेस है, डिफेक्ट इन विजन भी है एंड पीडीए भी है। तो क्या डायग्नोसिस होगा, क्या उस पेशेंट को रुबेला हुआ है, क्या उस बेबी को साइटोमेगेलो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, क्या उस बेबी को हर्प सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन हुआ है, या फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस हुआ है। सो क्या हुआ है यहाँ पे, सी अगर हम बात करते हैं रुबेला की, रुबेला को हम और क्या कहते हैं, जर्मन मीजल्स, और एक इसका क्या नाम होता है, सॉरी, एंड ये रुबेला अगर किसी इन्फेंट को हो जाता है, ठीक है, या फिर बाय बर्थ से होता है, तब हम इसको क्या कहते हैं, कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम। इसका पीक जस्टेशनल एज क्या होता है, 8 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 8 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे
जो है ये कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम होने का सबसे ज्यादा चांसेस होता है बेबीज में। अगर 8 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में मदर कोई रूबेला से एक्सपोजर हो जाती है या फिर मदर को रूबेला का इन्फेक्शन होता है तो उसका जो बेबी होगा उसे कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम होने के चांसेस है। ठीक है, अब ये जो कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम है इसका एक ट्रायड होता है। उस ट्रायड में 3 सिम्टम्स होते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरोनल हियरिंग लॉस, ठीक है। एक होता है कैटरेक्ट और एक होता है पीडीए दैट इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, एंड ये तीनों सिम्टम हमको कब मिलेंगे? इफ इन्फेक्शन इज इन मदर को, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन था तो हमको कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम का ट्रायड मिलता है सेंसरी न्यूरोनल हियरिंग लॉस, कैटरेक्ट एंड पीडीए। ठीक है, अगर इन्फेक्शन इफ इन्फेक्शन इज इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, यानी कि लेस देन 16 वीक, तब हमको क्या सिम्टम मिलेगा कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम का? दैट इज सेंसरी न्यूरोनल हियरिंग लॉस ओनली, सेंसरी न्यूरोनल हियरिंग लॉस। ठीक है, सिर्फ यही हमको देखने के लिए मिलेगा। सो 3 मंथ ओल्ड बेबी जो कि कंप्लेंट लेकर आया है डेफनेस, डिफेक्ट इन विजन एंड पेटेंट डक्टस आर्ट्रोसिस, क्या डायग्नोसिस हो जाएगा उसका? रूबेला। ये कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम के जो सिम्टम्स है वो आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं। क्लियर है? okay. ना ही सीएमवी का है, ना ही हर्ब सिम्प्लेक्स है, ना ही टॉक्सोप्लाज्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द डिसऑर्डर ऑफ recurrent pulling out one's own hair is called as। एक पेशेंट है, ठीक है, जिसको डिसऑर्डर हो गया कि वो अपने ही बाल अपने आप से तोड़ रहा है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इट इज कम्स अंडर साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ठीक है, इट इज ट्राइकिटिलोमेनिया, पायरोमेनिया, रीनोटिलेक्सोमेनिया या फिर क्लेप्टोमेनिया। एक एक की बात करते हैं। क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है? अर्ज टू स्टोलन समथिंग, जो भी चीज दिखाई उसको चोर लो, ये होता है क्लेप्टोमेनिया में। सिंपल, एक ऐसे इंसान होते हैं ना जो भी चीज दिखाई देती है ना उसको उठाने की सोचते हैं। ठीक है, सेकेंड है राइनोटिल एक्सोमेनिया। अब राइनोटिल एक्सोमेनिया क्या कहता है? होते हैं ना कुछ बच्चे कि कुछ भी काम करते रहो एक उंगली हमेशा नाक में ही रहेगी, दैट इज अर्ज टू नोज पिकनिंग, एक उंगली हमेशा नाक में ही घुसा के रखेंगे। ठीक है, अर्ज टू नोज पिकलिंग। पायरोमेनिया, पायरोमेनिया में क्या होता है ना, उनको अर्ज रहती है कि जहां जाए आग लगा दे, जो मिले उसको आग लगा दो। ठीक है, अर्ज टू सेट फायर। एंड लास्टली ट्राइकेटिलोमेनिया मतलब क्या होता है? खुद के ही बालों को अपने हाथों से तोड़ना और आखिरी में जाके गंजे हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकेटिलोमेनिया। इट इज अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए, नो पायरोमेनिया, नो राइनोटिलेक्सोमेनिया एंड नो क्लिप्टोमेनिया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमेगा साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ओमेगा साइन कौन से डिसऑर्डर में मिलता है? एंग्शियस वाले पेशेंट्स में, डिल्यूज्ड पेशेंट में, डिल्यूजन जिनको होता है, नेगेटिविस्टिक पेशेंट्स में या फिर डिप्रेस्ड पेशेंट में? यस, ओमेगा साइन जो है वो हमेशा आपको दिखाई देगा डिप्रेस्ड पेशेंट्स में, नॉट इन नेगेटिविस्टिक, नो डिल्यूज्ड एंड नो एंग्शियस। ठीक है, अब ओमेगा साइन में हमको दिखता क्या है? जो हमारा इनर ब्रो आईब्रोज होती है, ठीक है, सो जो इनर आईब्रो होता है दैट इज रेज्ड अप, या फिर हम कह सकते हैं हमको ना कुछ इस तरीके का साइन मिलेगा। ठीक है, और ये हमको हमेशा डिप्रेस पेशेंट में मिलता है, और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द मसल्स। एक और चीज हमको मिलती है जिसको हम कहते हैं वेरागुथ फोल्ड। ठीक है, अब ये वेरागुथ फोल्ड में क्या होता है? अपर आईब्रो के कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं। ठीक है, अपर आईब्रो में हमको ये दिखता है, क्यों होता है? मस्क्यूलर
कॉन्ट्रैक्चर ऑफ कोरुगेटर मसल्स। सो हमको डिप्रेस पेशेंट में क्या क्या मिलेगा, एक तो ओमेगा साइन, ठीक है, जो कि इनर ब्रो जो है वो रेज्ड अप हो जाएगा। एक होता है वैरागुथ फोल्ड, उसमें क्या होता है, कोरुगेटर मसल का मस्कुलर कॉन्ट्रैक्चर हो जाना, और ये कहाँ होता है, अपर आईब्रो में। ओमेगा साइन किसका होता है, इनर ब्रो का। वैरागुथ फोल्ड किसका होता है, अपर आईब्रो का। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Patient was brought to the emergency room following road traffic accident. On examination, he opened his eyes to the painful stimuli. Okay, was speaking inappropriately and withdrawing his hands on painful stimulus. What his GCS score? That is, I response is 2, verbal is 3, and motor is 4. I is 2, verbal is 3, and motor is 5. I is 3, verbal is 4, motor is 3. I is 2, verbal is 3, and motor is 2. See, for this what we can do, GCS के लिए बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा आई रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर स्पॉन्टेनियस होता है तो हम कितना मार्किंग देते हैं, 4। अगर आई रिस्पॉन्स साउंड से होता है तो कितना होता है, 3। इफ इट इज पेन स्टिमुलाई रिस्पॉन्ड देन इट इज 2, and if there is no response then it is 1। अब हमको क्या बताया गया था यहाँ पे, हाँ, पेनफुल स्टिमुलाई पे आई ओपनिंग है, दैट इज यहाँ पे आपका ई क्या हो गया, E2। नेक्स्ट होता है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में क्या होता है, अगर फुली ओरिएंटेड है तब हम क्या देते हैं, 5। ठीक है, कंफ्यूजनल स्टेट होता है तब हम कहते हैं 4। इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स होते हैं तब हम कहते हैं 3। ठीक है, देन इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड्स होते हैं तब हम कितना मार्किंग देते हैं, 2। एंड लास्टली नो रिस्पॉन्स होता है तब देते हैं 1। अब ऑप्शन में क्या दिया गया था, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, तो यहाँ पे आपका वर्बल कितना हो जाएगा, 3। नेक्स्ट, मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स में क्या क्या होता है, अगर ओबेस कमांड है तब हम देते हैं 6। इफ मोटर रिस्पॉन्स इज बिलोंग्स टू पेनफुल स्टिमुलाई देन वी विल गिव इट 5। ठीक है, अगर नॉर्मल फ्लेक्शन है जिसको हम ये भी कहते हैं विथड्रॉल, तब हम देते हैं मार्किंग 4। ठीक है, अब डी कॉर्टिकेट पोजीशन है, दैट इज 3। और अगर डेसिब्रेट पोजीशन है देन 2, एंड नो रिस्पॉन्स है देन 1। अब हमको क्या बताया गया था लास्ट ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन में, विदड्रॉइंग हिज हैंड्स ऑन पेनफुल स्टिमुलाई। पेनफुल स्टिमुलाई में विदड्रॉइंग ऑफ हिज हैंड, दैट इज M is 4। तो आपका आंसर क्या आता है, E2 V3 M4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर हियर। क्लियर? ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन। The vaccines at primary health center level are stored in। PHC में जो वैक्सीन्स होती है उसको कैसे स्टोर किया जाता है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में, वॉक इन कोल्ड रूम में, या फिर कोल्ड बॉक्सेस में। सी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो हम वैक्सीन को स्टोर किए जाते हैं दैट इज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, एंड ये कब तक स्टोर किया जा सकता है, कैन स्टोर अप टू 1 मंथ। ठीक है, एंड अब इसको हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ILR। क्लियर? देन अगर हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन, तो वो क्या होता है आपका ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब जो हमारा PHC होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इट इज ऑलवेज अ मिनिमम पॉइंट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, यहां से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, मिनिमम पॉइंट ऑफ स्टोरेज होता है PHC में। ठीक है, सब सेंटर और विलेज से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। सब सेंटर और विलेज पे अगर आपने कोल्ड चेन मेंटेन करने की कोशिश की तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फेलियर ऑफ कोल्ड चेन के एट सब सेंटर और विलेज। राइट डाउन,
Most common point for failure of cold chain is subsector एंड विलेज लेवल। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते। सो द वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। क्लियर? Okay. So thank you everybody. I hope this video will be beneficial for all of you. Thank you.